बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 100 मुलाहिज़ा फरमाएं। यार तुमने भी ख्वाह मुखा अपनी जान को रोग लगा रखे हैं। मेरी मानो तो अपनी उस वकील साहिबा को लो और लौट जाओ विलायत। ये आरज़ू ही बड़ी चीज़ है बगैर खमदम। मैंने आप भर के किसी फलसफे की तरह कहा, ख्वाहिशात को कोई टांगों में जुते हुए घोड़े नहीं कि लगाम हाथ में हो तो अपनी मर्जी से जिस ताबीर की चाहो राह पर चल पड़ो और हमको विलायत यहीं मिल जाए तो अच्छा है। वहां थे तो हम आए नहीं लाए गए थे। मैं जो बात कहना चाहता हूँ उसे ध्यान से सुनो और हो सकता है फिर मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़ जाए। जितनी देर तक मैंने उसे थाने में पेश आने वाले वाक़यात के अंजाम से आगाह किया, वो यूं हक्का बक्का बैठा रहा जैसे किसी ज़माने में दास्तान अमीर हमजा या तलिस्म होशरबा जैसी कहानियाँ किस बार सुनने वाले उमरू अय्यार के कारनामों पर दम बखुद बैठे रहते होंगे। हकीकत से डैडी को रोशनास करा देने का फैसला कर लेने के बाद मैंने उसे कुछ नहीं छुपाया। कसम मौला की वो मेरी बात खत्म होने के बाद बोला, ऐसे खौफनाक सनसनीखेज वाक़यात तो अप्पू ने किसी अंग्रेजी फिल्म में भी नहीं देखे। कौन था वो जो पीडरू के बेकअप में था? जैसा कि उसने खुद बताया, जरदार्द। मैंने कहा, लेकिन अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका नाम क्या था और वो क्या करता था। मूंगफली बेचता था या कुल्फी। वो तो अब एक लावारिस लाश है जिस पर सिर्फ एक हवाला नंबर पड़ा हुआ है। तुम अगर कर सकते हो तो एक काम करो, बल्कि 2 काम करो। आप 10 काम कहें अपने सिकंदर साहब। कसम मौला की आपने टैडी को यार कह दिया है तो अब हम यारी का हक अदा करके ना दिखाएं तो लानत हम पर। वो सीने पर हाथ रख के बोला, पहला काम तो ये है कि तुम उस्ताद पीडरू का पता लगाओ, वो कहाँ मिलता है और वारदात की शब कहाँ था। यकीनी बात यह है कि जब किसी और को पीडरू बना के भेजा गया था तो ये इंतजाम भी किया होगा कि असल पीडरू रात भर किसी और जगह मौजूद रहे जहां दर्जन भर अफराद उसकी हमवक्त मौजूदगी के गवाह हों। दूसरा काम तुम पहले से भी कर चुके हो, 2-4 ऐसे काबिले एतमाद गवाह पैदा कर लो जो कह सकें कि रात भर में उनके साथ था। लो जी, क्या मौके की बात की आपने। वो हाथ मिला के बोला, आज अपने यार रहीमो पहलवान तांगे वाले के घर में कुछ रौनक मेला था। उसकी बेटी की शादी है कल। उसने कुछ फंक्शन वगैरह का इंतजाम किया था और सब यार दोस्तों को बुलाया था। बस तुम भी वहीं थे। रात भर का प्रोग्राम था, सुबह तक तुम शरीक रहे, खुद रहीमो बता देगा। वाह उस्ताद, तुम वाकई यारों के यार और उस्तादों के उस्ताद हो। मैंने कहा। टैडी का चेहरा खुशी से दमकने लगा। वो एक छोटा सा बदमाश था लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वो हर वक्त हर शख्स की मदद करने के लिए तैयार रहता था और हर किसी के दुख में शरीक हो जाना उसका शुआर था। यही वजह थी कि उसका हल्का अहबाब वसी था और वो सब जिनके लिए उसने कभी कुछ किया था जरूरत पड़ने पर टैडी के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते थे। उसको एहसास था तो ये कि माशरे में उसकी इज्जत नहीं और शुरफा उससे यूं परहेज करते हैं जैसे किसी कोड़े से, लेकिन हम ने उसे वो मुकाम दिया जिसका वो आरजूमंद था। अब वो आला तालीम याफ्ता, दौलतमंद और मुअज़्ज़ज़ अफराद का दोस्त ही नहीं, जज्बात के रिश्तों से हमारे मुख्तसर से खानदान का एक फर्द बन चुका था और बड़े एतमाद के साथ कह सकता था कि वो सिकंदर बख्त का दोस्त है जो एक फैक्ट्री का मालिक है और 4 साल विलायत में रह चुका है, और मोहसिन का दोस्त है जो इस्लामाबाद के डिप्टी सेक्रेटरी का लड़का है। राबिया कारी जैसी एडवोकेट के घर में उसका आना जाना उसी तरह है जैसे भाइयों का बहनों के घरों में, और वो दामन रिजवी साहब की कोठी में भी जाता रहता है। ये सब बातें ऐसी थी कि टैडी के हल्का अहबाब में बेशतर लोग उसे जबरदस्त करार देते होंगे तो यकीन करने पर सख्त मरूब होते होंगे, क्योंकि खुद उनके खानदान और हल्का शनासाई में भी उन्हीं के हम रुतबा लोग थे। वो सब बस्ती के मकीन कहलाते थे और जिनका जिक्र टैडी करता होगा वो ऊंचे लोग थे जिनका दिमाग बहरहाल अर्श मोहल्ला पर रहता है। आला सोसाइटी का कम्प्लेक्स टैडी के मुस्तकबिल की राहें बदल सकता था। ऐन मुमकिन था कि वो अपनी मौजूदा सोबत से दूर हो जाए और जितना हमसे करीब हो उसकी जिंदगी के नजरियात में रुनमा होने वाले इनकलाब की बुनियादें इस्तवार होती जाएं। हर के दरकाने नमक रफ्त नमक शुद्ध। ये बात अगर पहले दुरुस्त थी तो अब ये हो सकता था कि जमाले खामनशी दरमन असर कर वाली बात सही हो जाए। मैंने 7 बजे के करीब गुस्ल किया और जब डैडी एक कोठी के खूबसूरत बाथरूम में नहाने का लुत्फ उठाते हुए जोर जोर से गा रहा था, मैं तो छुई मुई रहे तो बै नाश्ता बना रहा था और उस्ताद टैडी की शुजात के कारनामे याद करके मुस्कुरा रहा था। 8 बजे के करीब मैंने दरवाजों को मुकफ्फल किया और हम दोनों एक साथ निकलकर मुखालिफ समतों में रवाना हो गए। मैंने गुज़िश्ता दिन यह अहद किया था कि फिर कभी आया तो राबिया के साथ आऊँगा, लेकिन अभी 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि मैं फिर शेख के घर में था। मुझे उम्मीद थी कि शेख आ चुका होगा, लेकिन उसे कुछ देर हो गई थी। मेरा इस्तकबाल उसी आफत की परकाला नाज़िलीन ने किया। अरे आप, वो मुझे देखकर दंग रह गई। आप तो इस्लामाबाद गए थे, फिर ये क्या? आपकी तस्वीर मुझे टीवी पर नजर आ रही है या तसव्वुर में? या आपकी रूह को मेरी आंखें मुजस्सम देख रही हैं सिकंदर जी? अरे बाबा, ना सलाम ना दुआ, मैंने जी चोकर कहा। अब आप मुझे अंदर जाने दें। हो सॉरी, अस्सलाम वालेकुम। वो पीछे हटकर बोली। सुबह सुबह को उल्लू बोल रहा था मुंडीर पर। मैंने बहुत गौर किया कि कौन आने वाला है ना कमाल के आप आ गए।
वैसे आपको 1000 रुपए की जरूरत थी तो इतना लंबा झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? झूठ बोलना बुरी बात है, अब मुझे ही लीजिए, मैं कभी झूठ नहीं बोलती, मगर बोलती बहुत हो। मुहावरे के मुताबिक आपको कव्वे दोष फरमाने से तो रगबत नहीं है, मैंने कहा। और आज नाश्ते में आपने इस बदबख्त कव्वे को तो नहीं खा लिया जिसने आपके घर की मुंडीर पर आके बोलने की खमाकत की थी? वो अंसी, वो दरअसल कव्वा नहीं था, उल्लू था। आ गया सुबह सुबह, अब आने वाले को कोई कैसे रोके? खुदा के वास्ते अंदर जाके शेख से कहो कि शामत का मारा सिकंदर आया है, मैंने कहा। शेख साहब के तशरीफ लाते ये बात मैं उनसे कह दूंगी। वो बोली, फिलहाल आप तशरीफ रखें। अच्छा, अपने डैडी से या अम्मी से कह दें, मैंने कहा। उनसे तो अभी मुलाकात हो जाएगी सिकंदर जी, वो चुटकी बजा के बोली। मैं नाश्ता लगाने ही वाली थी बेद पर, मैं नाश्ता करके आया हूँ। मैंने हाथ जोड़ के कहा, मुझे माफ कर दो, मेरा पेट भरा हुआ है। माफ करना कैसा जी, मैं जाके बता देती हूँ अम्मी को कि सिकंदर साहब आए हैं बगैर नाश्ता किए। वंसी, सुबह सुबह कोई भूखा आ जाए दरवाजे पर तो उसे पेट भर खिलाने से बड़ा स्वाब मिलता है। जाहिर है तुम इतने बदख्वाह भी नहीं हो हमारे कि हमें स्वाब से महरूम रखो, और इतने बदखिलाक भी नहीं हो कि अम्मी डैडी के डांटने पर भी कुछ ना खाओ। ज्यादा से ज्यादा बदहजमी होगी ना, बाहर जाके चूरन खा लेना। वो बाहर जाते जाते फिर हंसी, या मेरे खुदा, इसकी शादी किसी बैरे से हो जाए तो अच्छा है, वरना वो पागल हो जाएगा। नाश्ते की मेज पर उसका जबर जारी रहा। उसने 2 बार बेखबरी में हमला किया और मेरी प्लेट को एक बार दलिये से और दूसरी बार हलवे से भर दिया। फिर उसने यही जबरदस्ती चाय के मामले में की। चुनाचे मैं नाश्ते के बाद उठा तो मेरे लिए सांस लेना मुश्किल था। मुझे बदहजमी क्या हैजा होने का यकीन आने लगा था। नाजली के वालिदैन को पता नहीं था कि सिर्फ आधे घंटे के वक्फे से मैंने ये दूसरा और डबल नाश्ता किया था। वो बड़े शफकत अमेज इसरार के साथ मुझे और खाने पर मजबूर करते रहे और नाजली की शरारत को आदाबे मेजबानी समझकर नजरअंदाज करते रहे। सिर्फ नाजली थी जो मुझ पर यह जुल्म करके बहुत खुश थी। शेख 8:30 बजे आया और उसने खिलाकर माजरत की। हम पुलिस वालों की तो नौकरी ऐसी है यार, ना आने का वक्त ना जाने का वक्त। कोई बात नहीं भाईजान, इन्होंने नाश्ता कर लिया है, घर से ऐसे ही आ गए थे, नाजरी ने कहा। गुड, शेख ने चुटकी बजा के कहा। बस अब मुझे आधा घंटा और दे दो, मैं आया नहा के और नाश्ता करके। नाजली की माँ अंदर जा चुकी थी और उसके अब्बा अखबार लेकर बाहर जा बैठे थे। चुनाचे आधे घंटे के लिए मैं फिर नाजली के साथ तनहा रह गया। मिस नाजली, मैंने मतानत से कहा, क्या ये नहीं हो सकता कि आप भी तशरीफ ले जाएं और अंदर जाके कोई नेक काम करें, मसलन किताबों में दिल लगाएं? उस्ताद जी, वो आहे सर्द भर के बोली, इस वक्त मेरा पढ़ने का बिल्कुल मूड नहीं है। आप ऐसा करें कि मेरा टेस्ट ले लें। टेस्ट ले लूं? मैंने हैरान होकर कहा, किस चीज का? यही कि मुझे जोडू और कराटे कितना आता है। आ जाइए सामने। वो उठी और दुपट्टे को सर पर से उतार के कमर के गिर्द लपेट लिया और आस्तीन को ऊपर चढ़ा के उसने मुझे चैलेंज किया। लेकिन मैं चैलेंज कबूल करने की बजाय ये सोच रहा था कि बेतकल्फी और मासूमियत के इस मुजाहरे को जाहिर की आंखों से देखने वाला क्या सिर्फ नौजवानी का अल्लड़पन समझेगा? पहले तो मैंने सोचा कि इस लड़की को आजमाने के बहाने ऐसा सबक दूं कि वो सारी शौक ही भूल जाए। फिर मुझे ख्याल आया कि वो एक कम उम्र और कम उम्र लड़की है, मेरा उसका क्या मुकाबला। चुनाचे में उसी इत्मीनान के साथ बैठा रहा। तैयार होने की बजाय बै सोफे पर नीम दराज हो गया। तो वाकई स्कूल की बच्ची हो? मैंने सिगरेट जला के एक कश लेते हुए कहा। गलती से कॉलेज में पहुंच गई हो? क्या मतलब? वो माथे पर बल डाल के बोली, अकल नहीं है मुझ में या छोटी हूं मैं? माशाल्लाह, बहुत जल्द समझ लिया बात को। मैंने कहा, यह भी सच है कि तुम्हारा अकल नाम की किसी चीज से दूर का भी वास्ता नहीं है। इसके अलावा छोटा बड़ा होता है आदमी ज़हनी तौर पर। अब तुम देखने में तो वाकई बड़ी लगती हो, मगर हो नहीं। मेरा अरबा कारगर रहा। नाजली का मूड ऑफ हो गया और मुंह सूज गया। उसने दुपट्टे को कमर से खोलकर शाने पर डाला और आस्तीन नीची करके सख्त बरमी के आलम में दरवाजे की तरफ बढ़ी। ऐन दरवाजे में उसका तसादुम शेख से हुआ। हिलाकी खैर, ये लोमड़ी दुम दुबा के कहाँ फरार हो रही है? और फिर उसकी रोनी सूरत को देखा। क्या हुआ है तुझे? भिड़ने काटा है क्या? मुंह क्यों कुप्पा हो रहा है? कुछ नहीं यार, मैंने कहा। वो इसे फरमा रही थी कि जोडू कराटे सिखा दें। मैंने कहा, अकल के नाखन लो बीबी, शरीफ लड़कियां हांडी चूल्हा करती हैं, झाड़ू बर्तन करती हैं, मारदार नहीं करती। और अभी तो खेलने की उम्र है तुम्हारी। बस उसी का गुस्सा है कि मैंने सच क्यों बोला। नाज़री मेरी बात सुन के जरा सी देर के लिए रुक गई, मगर बात सुनने के बाद उसका पारा और चढ़ गया और वह पैर पटकती हुई निकल गई। शेख ने एक जबरदस्त कहका मारा और मैंने उम्दन उसका साथ दिया ताकि आवाज नाज़री तक पहुंच जाए और वो समझ ले कि हम उस पर खंस रहे हैं। मुमकिन है वह जज्बाती लड़की अपने कमरे में बेड पर गिरकर अब रो रही थी। मैंने सोचा ऐसी जज्बाती हमाकत की इंतहा का शिकार होने वाली लड़की तो खुदकशी तक कर सकती है। अगर उसने भी इसी किस्म का कोई कदम उठा लिया तो एहसास जुर्म का दाग मेरे ज़मीर पर रह जाएगा। मैं किसी को बता भी ना सकूंगा कि ऐसा क्यों हुआ। बैठते हैं फिर तसव्वुर जाना किए हुए शेख ने अंदर आकर कहा, मगर जनाब अभी फुर्सत के दिन वो रात कहाँ? उठिए, क्या वो लज्जत ख्वाब सहर गई? मैं चौंकर हंसा। पुलिस और गालिब, क्या सितम है और क्या जमाना आ गया है। बाहर निकलकर मैंने उसे गुज़िश्ता रात पेश आने वाले वाक़यात सुनाए जो किसी लतीफ़े से कम न थे।
वो बड़ी दिलचस्पी से सुनता रहा। एक स्कूटर की आवाज़, फिर ट्रैफिक का शोर, मुझे उसके कान में चिल्ला के बात करना पड़ रही थी। लेकिन मेरी नज़र इधर उधर भी थी कि खुदा न खासा कोई हमारे ताकुब में तो नहीं है। ये खूब हुआ, शेख ने कहा। मारा भी और मार भी खाई, वजह कोई नहीं, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 2 रुपए। लेकिन यार रिजवी साहब ने बार बार फ़ोन किया था तो उनसे भी पूछ लेना था कि बात क्या है। खुदा न खासा मैंने पहला काम यही किया था, मगर अपने घर का टेलीफोन फोत हो चुका था। मैंने कहा अब जरा अपने काम से फारिग हुआ तो किसी जगह से बात कर लेंगे। मुझे सख्त मायूसी हुई, यार आखिर राबिया ने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया, एक बार तो करती। हालांकि जनाब ने उसकी याद में हिजर फराक के ये दिन तड़प कर गुजारने के सिवा कुछ नहीं किया। शेख हंसा। सुबह करना, शाम का लाना था जुए शेर का, रात अख्तर शुमारी करते गुजरती थी और दिन उसे टेलीफोन करते। वह उसे किस तरह फ़ोन कर सकता था यार, वहाँ इतने लोग हैं और फिर वहाँ के हालात। मैंने खिफत से कहा तो उसके लिए ये प्रॉब्लम नहीं थी क्या? शेख ने कहा सब कुछ नज़रअंदाज करके तुम्हें खालिद दिलदार बताती रहती। उसे तो मालूम था ना यार कि यहाँ मैं अकेला हूँ। मैंने कहा फर्ज करो वहाँ अंकल रिजवी या शेरवानी साहब में से कोई रिसीवर उठा लेता तो मैं बीमार पुरसी के बजाय कहता कि जरा मेरी मंसूबा को बुलाइए। यार वो बड़ी प्रैक्टिकल लड़की है, शेख ने कहा। इसके अलावा वो समझ रही होगी कि तुम पहुंचने वाले हो, आज ना सही कल अदालती इजाजत मिलते ही आ जाओगे। अदालत की इजाजत मिले 24 घंटे होने को हैं और जनाब कहाँ जा रहे हैं? मतंग। मैं तो मारा गया शेख साहब, दोनों तरफ से। मैंने कहा उधर मोहसिन को गिला होगा तो दूसरी तरफ राबिया को भी कि मैं अपने एडवेंचर से बाज नहीं आया। हालांकि खुदा गवाह है मैं जाने की नीयत करके तेरे पास आया था और नाजली से 1000 नकद भी इसी मकसद के लिए मांगे थे। मगर आज जो कुछ हुआ उसमें मेरा क्या कसूर? मुझे ये ख्याल भी आया अगर वो लड़की मुझे जबरदस्ती चाय पीने और फिर ख्वाह मुखा एक सेली के घर छोड़कर आने पर मजबूर ना करती तो मैं बहुत पहले थाने पहुंच जाता। उस वकील के आने से पहले मैं बादामी बाग के अड्डे पहुंच जाता और सारे जमीले से बच जाता। लेकिन बात वही है कि नसीब का लिखा आगे आता है और खुदा का कोई काम मसले से खाली नहीं। मेरी मौजूदगी के बायस ही शेख बच गया था। तूने उस कांस्टेबल को ब्रीफ कर दिया है ना कि अशमत खान से क्या कहना है? मैंने कहा हाँ, वो बहुत नर्वस था, लेकिन मैंने कहा कि जवान जब ओखली में सर दिया तो मौसली का क्या डर। शेख ने कहा अब डरते रहो। अपने बयान पर अशमत खान को शायद याद ही ना आए कि उसने कब किसको डक देने के अहकामात सादर फरमाए थे और उसका क्या जुर्म था। हर रोज ये जरा मुख्तलिफ बात है शेख। मैंने कहा अगर वो कांस्टेबल किसी ऐरे गैरे नत्थू खैरे का नाम लेता तो अशमत खान शायद मखमस में पड़ जाता, लेकिन उस्ताद पीडू का नाम ऐसा नहीं कि वो उछल ना पड़े। वो उस्ताद पीडू की सूरत ही नहीं पहचानता। उसके मुआवनीन में से भी एक है, दूसरा मीर मोहम्मद था जो अब नहीं है, तीसरा कोई नकली DSP सराय था। खैर अब वो कांस्टेबल तो अपने बयान से 1 इंच नहीं हटेगा। वो अड़ जाएगा कि उसने अशमत खान के कहने पर रोजनामचे में इंतराज किया था। बाद में वो कैसे मरा उसके गवाह बहुत हैं। वो साबित कर देगा कि लाश को उसने खुद हॉस्पिटल पहुंचाया था और उसके गवाहों की एम्बुलेंस लेकर आने वाले बाद में लाश कहाँ गई इसकी फिक्र अशमत खान को भी नहीं होगी। वो समझेगा कि लाश वही लोग ले गए जो कभी सामने आके काम नहीं करते और जो कुछ करते हैं उसका सुराग नहीं छोड़ते। इसके अलावा यह भी तो हो सकता है शेख जी कि अशमत खान को असलियत का इल्म हो। वो जानता हो कि पकड़ा जाने वाला उस्ताद पीडू के रूप में कोई और है। अगर ये बात होगी तो वो समझेगा कि बला टली और तुम्हारे गले पड़ गई। अब तुम वजाहत करते फिरो कि जरदार कौन था, कैसे पकड़ा गया और कैसे मर गया। वो तो खुश होगा कि करने वालों ने खुद ऐसा इंतजाम कर दिया कि एक तीर से 2 शिकार हो गए। जरदार को तो मरना ही था, उसने ऐसा ही शेख को भी मरवा दिया। मेरा साथ देने की वजह से तुम भी उसके दुश्मनों में शामिल हो गए हो। अरे यार करे कोई हमसे दुश्मनी, एक जान ही तो है जिसके जाने का डर रहता है, उसके बाद क्या कर लेगा। यह जिंदगी और मौत का मामला खुदा ने दुनिया बनाते वक्त किसी अशमत खान के इख्तियार में नहीं रखा था। शेख बोला। अचानक मुझे एक और ख्याल आया, यार शेख तूने अखबार देखा? अखबार तो देखा मगर वो नहीं। शेख ने कहा वो तो उस अखबार की ऐसी खबर होगी जो धमाका करेगी और सबको हिला देगी। अभी देख लेते हैं। उसने स्कूटर को एक बुक स्टॉल के सामने जरा सी देर के लिए रोका और मैंने बतौर खास सदाए वक्त तलब किया और अखबार फरोश ने हस्बे तवक्को दुआए वक्त निकाला। मैंने दोबारा ज्यादा वादे अल्फाज में सदाए वक्त कहा तो वो खासा हैरान हुआ। बाबूजी एक बात पूछूं, आज सुबह से आप तीसरे आदमी हैं जिसने ये अखबार मांगा है। वो बोला बिकता नहीं इसलिए हम तो रखते नहीं, मगर आगे आपको मिल जाएगा मदंग चौक पर। हम आगे रवाना हो गए। मदंग चौक की एक दुकान से बिलाकर सदाए वक्त दस्तयाब हुआ। मैंने बड़े इश्तियाक से पहला सफ़ा खोला। उस पर मुल्की और गैर मुल्की और अंदरूने इज़्ज़ा की सब अहम खबरें थी, मगर वो खबर ना थी जिसकी हमें तलाश थी। मैंने वो सफ़ा देखा जिस पर शहर की खबरें थी। हर अखबार का सफ़ा मुकामी नोयत की खबरों और ऐलानात वगैरह पर मुश्तमिल होता है। उस पर भी ऐसी कोई सनसनीखेज हेडलाइन ना थी जिसमें किसी SHO मीर मोहम्मद के घर में होने वाली वारदात का जिक्र मिलता। बकौल शेख के उसमें ऐसी कोई सनसनीखेज स्टोरी ना थी जिसके साथ उन बच्चों की तस्वीर भी होती जिन्होंने अखबार को ये खबर फराहम की थी। ये क्या चक्कर है शेख?
मैंने अखबार उलट पलट कर उसके हवाले किया। मैं खुद समझने से कसर हूं। शेख ने कहा, यह खबर तो तैल का मचा देती, पुलिस की ऐसी तैसी हो जाती। उसकी वजह सिर्फ एक हो सकती है दोस्त। मैंने चुटकी बजा के कहा, कहीं से फोन करेंगे तो मालूम हो जाएगा। फोन किसे करोगे? बस कलंदर साहब को। शेख ने कहा, यार मदीर मजनू को इस वक्त दोनों नहीं मिलेंगे। यार अखबार का मदीर था, उसके घर पर फोन होना चाहिए। मैंने कहा, किस अखबार का, जिसे कोई पढ़ता ही ना था? शेख ने तलखी से कहा, खैर कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। एक जनरल स्टोर वाला पहले तो सोच में पड़ गया था, लेकिन उसके कोई बहाना करने से कबल ही शेख ने अपना कार्ड निकाल के उसके सामने रख दिया। एक सरकारी काम से अखबार के दफ्तर फोन करना है। शेख ने कहा, लेकिन हम मुफ्त नहीं करेंगे, कॉल के चार्जेस देंगे। कैसी बात करते हैं आप सर, कानून की मदद करना तो हर मुहज्जब शहरी का फर्ज है। उसने रट्टा रटाया जुमला दोहराया। मैंने डायरेक्टरी देखी और सदाए वक्त का नंबर तलाश किया। हमारी खुशकिस्मती के वहाँ ऑपरेटर तो नहीं था, लेकिन एक चौकीदार ने रिसीवर उठा लिया और ये हौसला शिकन इतला दी कि मस कलंदर साहब के घर में तो फोन है ही नहीं, एडिटर साहब के घर में है तो उसे नंबर याद नहीं। ऑपरेटर बताएगा और वो 10-11 बजे आएगा। रिसीवर रखने के बाद मैं कुछ देर सोचता रहा। फिर मुझे अपनी अकल पर अफसोस हुआ। अखबार के आखिरी सफ़े पर सबसे नीचे प्रिंट लाइन में एडिटर का असल नाम मौजूद था। जरा सी देर में ये नाम डायरेक्टरी में मिल गया। उसके साथ ही मैंने पता भी नोट किया। 10 मिनट तक हम मुसलसल वो नंबर मिलाते रहे। घंटी बजती रही, लेकिन रिसीवर किसी ने नहीं उठाया। ये रात को जागने वाली मखलूक है शेख जी, मैंने सोचते हुए कहा। घोड़े गधे सब बेचकर सो रहे होंगे, कहीं कोई ऐसी वैसी बात ना हो, शेख ने सोचते हुए कहा। मेरे ज़हन को एक झटका लगा। मजनू साहब के साथ बहुत कुछ हो सकता था, क्योंकि बच्चे उन्हीं के पास थे और वो टेप भी उस मकान को मुस्तरद नहीं किया जा सकता था कि मीर मोहम्मद की बीवी तशद्दुद की ताब ना ला के सच बोलने पर मजबूर हो गई हो। बस कलंदर साहब तो बच्चों को ऐसे ही मिल गए थे, लेकिन उन्होंने बड़ी अकलमंदी का सबूत दिया था कि बच्चों को टेप समेत आगे अरसाल करने से पहले टेप की एक नकल बनवा के अपने रिकॉर्ड रूम में रखवा दी थी। दिलावर एंड कंपनी को भी मालूम हुआ होगा तो सिर्फ यही कि बच्चे टेप लेकर एडिटर साहब सदाए वक्त के पास जा पहुंचे। वो दौड़े होंगे कि राज के तश तश बाम होने से पहले ही कोई बंदोबस्त कर ले। खबर की इशाअत के बाद उन्हें ना मजनू साहब को मार के कोई फायदा उठा, ना उनकी लैला की निशानियों को जुल्मों सितम का निशाना बना के। जो खबर छप जाती वो जमाने को मालूम हो जाती। अखबार मामूली हो तो क्या, एडिटर तो एडिटर ही होता है। एक मामूली रिपोर्टर के साथ कोई ज्यादती हो तो सारा कौमी प्रेस आसमान सर पर उठा लेता है। ये नामुमकिन था कि वो अखबार के दफ्तर पर हमला करें और एडिटर को उठा लाएं। इतना तो वो भी समझते होंगे कि अखबार का एडिटर अहमक नहीं होता। उसने सबसे पहले अपनी और बच्चों की हिफाजत के लिए कोई बंदोबस्त किया होगा और उस टेप को न जाने कितनी नकलें बनवा के तकसीम कर दिया होगा। मैं और शेख ये बात जानते थे कि मीर मोहम्मद की बीवी बस कलंदर साहब का नाम नहीं जानती थी और ना उसे इल्म था कि बच्चे उसके पास जा पहुंचे होंगे। वो किसी एक को ऐसी बात कैसे बता सकती है जिससे वो खुद बेखबर है। चुनाचे मस कलंदर साहब की जात महफूज थी और इस तरह वो टेप भी महफूज था जो उन्होंने पुराने रिकॉर्ड में दफन कर दिया था। लेकिन एडिटर की जात अपने घर में बहरहाल महफूज ना थी। मस कलंदर साहब ने बता दिया था कि मियां मजनू अभी तक ऐसे हालात में हैं, उनको बच्चों और टेप समेत अगवा किया जा सकता है। यार शेख, मैंने कहा, मुझे मजनू साहब की तरफ से फिक्र लाहक हो गई है, पहले उनको ना देख लें। रहते तो वो भी इधर ही हैं। शेख ने फिर स्कूटर स्टार्ट किया। देर तो हो ही गई है। अभी देर नहीं हुई, मैंने कहा। हॉस्पिटल में नई लाशों के पोस्टमार्टम की कार्रवाई मामूल के मुताबिक होगी। कितनी लाशें और कितने डॉक्टर फारिग हैं, फिर यह कि कौन सा केस फौरी तवज्जो का तालिब है और किस लाश के पोस्टमार्टम को आखिर तक इल्तवा में रखा जा सकता है। जल्दी या तो पुलिस करती है या लवाकिन करते हैं। जरदाद के लिए कौन दबाव डाल रहा है? शेख ने ताइद में सर हिलाया और हम एडिटर सदाए वक्त की अकामतगाह तलाश करने के लिए रवाना हो गए। पता ज्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन एडिटर कोई ऐसी शख्सियत होता जो हर रोज चमकती दमकती मर्सिडीज में गुजरता तो जमाना देखता हो और सलाम करता हो। वो दानश्वर किस्म का, अपने ख्यालों और अपने हाल में बस रहने वाला, अपने हुलिये की परवाह ना करने वाला और गरीब नजर आने वाला शख्स ऐसा ना था। उसे सब पहचानते। चुनाचे हम आधे घंटे बाद वहां पहुंचे जहां हम 10 मिनट में पहुंच सकते थे। दरवाजा बाहर से मुकफ्फल था। हमें बंद दरवाजे के सामने अहमों की तरह खड़ा देखकर एक पड़ोसी ने ऊपर वाली मंजिल की खिड़की से सर निकाला। किससे मिलना है जी? एडिटर साहब से। वो गैर संजीदा लहजे में बोला। हाँ, मैंने कहा, सदाई वक्त के मदीरे आला से जनाब। वो बस जी, जबान को इतनी तकलीफ क्यों देते हो? वो चले गए। उसने धोती को बड़ी महारत से खोल कर बांधा। कहाँ चले गए? मैंने और शेख ने एक दूसरे की तरफ देखा। मनमोजी आदमी थे, दुनिया का मौज मेला देखने निकल गए। वो मुस्कुराया। और दुनिया बहुत बड़ी है, मेरे किराएदार थे। तुम्हें तो कुछ बता के जरूर जाना चाहिए था। बाद में कोई मुलाकाती आए या डाक आए तो ओ जी ये सब हमने भी कहा था। वो आगे लटक कर बोला। मगर वो तो बस हवा के घोड़े पर सवार थे, आधा सामान भी छोड़ गए। नोटिस नहीं दिया था इसलिए किराया दे गए और चले गए। कहने लगे कि जो भी पूछने आए उसे बता देना कि गए और कुछ नहीं बता के गए।
मुल्क के अदम गए के जहन्नुम में, ये भी उन्हीं के अल्फाज थे। उनके साथ 2 बच्चे भी थे। मैंने कहा। वो चौंका। हाँ, लेकिन आपको कैसे मालूम हुआ? वो मुझे घूरते हुए बोला, वो भले मानस थे इसलिए मैंने रखा हुआ था, वरना छड़े छांट को कौन रखता है। कल न जाने कहां से 2 बच्चे आ गए थे। मैंने पूछा तो कहने लगे इंसान के बच्चे हैं। और किसके बच्चे हैं? मूडी बंदा था जी, एकदम मूडी। आप दफ्तर से मालूम कर लें। दफ्तर जाने का कोई फायदा नहीं था। मैं अंदाजा कर सकता था कि बजनू साहब ने सूरत-ए-हाल की नज़ाकत को समझते ही क्या फैसला किया होगा। एक तरफ मुलाजमत थी और उनका कैरियर था, तो दूसरी तरफ वो अमानत थी जिसकी हिफाजत उनको जान देकर भी करनी थी, क्योंकि ये अमानत उस औरत ने उनके सपुर्द की थी जिसकी मोहब्बत उनकी जिंदगी का सबसे अजीज सरमाया थी। बरसों हिफाजत करने के बाद वो इस सरमाए को जाया कैसे कर देते? उन्होंने अखबार के दफ्तर अपना इस्तीफा अरसाल किया होगा और खुद अपना बारे अमानत उठा के निकल गए होंगे। बदन की गलियों में जरदाद का घर तलाश करना कहीं ज्यादा मुश्किल बरहला साबित हुआ। हमने मुख्तलिफ दुकानदारों से पूछा, रेडी वालों से पूछा, बिलाखिर एक पान वाले ने कागज पर नक्शा बना के हमें मंजिले मुराद का पता समझा दिया। 10 मिनट बाद हमने टाट के पर्दे वाले एक दरवाजे पर दस्तक दी। तकरीबन 30 साल की एक औरत ने दरवाजे की ओर से हमें देखा। मैंने उसकी एक झलक साफ देख ली थी। वो अगर गरीब ना होती तो यकीनन कबूल सूरत कहलाती, मगर जिंदगी के दुखों ने उसको कबल अज़ वक्त ज़ईफ़ी की सनद अता कर दी थी। चंद लम्हे उसकी सवारियां निगाहें मुझ पर और शेख पर मुर्तकिज रही। वो यादाश्त के दरीचों से हमारी अजनबी सूरतों में शनासाई के आसार तलाश कर रही थी, और मेरे लिए बड़े इत्मीनान की बात थी कि उसने शेख को देखते ही हंगामा बर्पा नहीं किया था। अगर शेख ने वाकई उसके शोर को घर से उठाया होता तो अब तक वो शेख का गिरेबान थाम चुकी होती। चिल्ला चिल्ला के उससे सवाल करती कि मेरा शोहर जरदाद कहाँ है, और सितम दोबारा उसके घर के दरवाजे तक आ पहुंचे हो तो अब क्या ले जाओगे मुझे या उस आबरू को जो हर शरीफ औरत के लिए मताए आकबत होती है और बदकार के लिए मताए हयात। लेकिन उसकी आंखों से हैरत एक सवाल बन के झांकने लगी थी, किससे मिलना है आपको भाई साहब? उसने बैक वक्त हम दोनों को मुखातिब किया। यहाँ जरदाद नाम का एक शख्स रहता है, मैंने कहना शुरू किया। मेरी समझ में ना आया कि उसके बाद क्या कहूँ। क्या काम है तुम्हें उससे? औरत की सूरत और लहजा दोनों बदल गए। कौन हो तुम लोग? हम उसके दोस्त हैं बहन, शेख ने कहा। हमें उसके बारे में एक तशवीशनाक इतला मिली थी कि उसे पुलिस उठाकर ले गई है किसी कसूर के बगैर। और बहन, हम आपकी मदद के ख्याल से आए थे। मैंने कहा, क्या आप हम पर एतमाद करते हुए इजाजत देंगी कि हम अंदर बैठ के चंद बातें कर लें? या उस दरवाजे से अंदर आने की गली में खड़े रहकर कुछ मायूब लगता है? वो कुछ मुतज़ब्ज़ब खड़ी हमारी शरीफाना सूरतों पर और हमारे शाइस्ता लहजे पर गौर करती रही, और बिलाखिर इस नतीजे पर पहुंची कि हम धोखेबाज हुए तब भी बहन कहने के बाद उसकी इज्जत पर तो हाथ नहीं डालेंगे। बाकी इस घर में क्या है जिसके लूट जाने का उसे डर हो, या फिर उसे वाकई हम पर एतबार आ गया कि उसने आहिस्ता से सारी लाया और दरवाजा खुला छोड़ के पीछे हट गई। 3-4 मरले पर बने हुए इस घर में 2 कमरे थे। दोनों कमरों के सामने बरामदा फैला हुआ था और फिर वो सेहन था जिसमें हम दोनों खड़े थे। दाएं हाथ पर गुसलखाना था और बाईं जानिब जीना था जो ऊपर खुली छत की तरफ जा रहा था। छत पर बैतुल खला के अलावा स्टोर रूम या 2 छती किस्म की कोई चीज भी बनी हुई थी। हम दोनों सेहन में ही एक चारपाई पर बैठ गए। पुलिस ने आपके शोहर को किस जुर्म में गिरफ्तार किया था बहन? शेख ने कहा। वो किसी को बताते कब हैं? वो तलखी से बोली। और गिरफ्तारी उसके लिए कौन सी अनोखी बात थी? 2-4 दिन रहेगा हवालात में, जूते खाएगा और फिर आ जाएगा बेगैरतों की तरह दांत निकालता हुआ। वो अक्सर गिरफ्तार होता रहता है। मैंने हैरानी से कहा, क्यों? पहले तो ऐसा नहीं था। वो पहले कब? जब उसने मुझे इस घर में जिंदा दरगोर नहीं किया था। वो दीवार का सहारा लेकर खला में घूरते हुए बोली। मैं नहीं जानती कि उस वक्त वो क्या था। अब तो वो गलती से भी कोई देख काम नहीं करता, मगर मैंने तो सुना था कि वो सर्दियों में मूंगफली और गर्मियों में कुल्फी बेचता है। मैंने कहा, ये तो कोई ऐसी बात नहीं है, खुद उसने कही होंगी ये सब बातें आपसे। वो बोली, रेडी तो मेरा बाप लगाता है। उसने बहुत चाहा कि वहीं किसी दूसरे सैलमा पर जरदाद को भी जगह मिल जाए, मगर मेहनत करके कमाना बहुत सख्त काम है। दोपहर 3 बजे से रात के 11:30 बजे तक एक ही जगह पर खड़े रहना इस जैसे नखट्टू के बस की बात ना थी। सुबह सो के उठता है तो फिर दोपहर तक माल तैयार करता है। वो तो उल्टा अपने मुफ्तखोर यारों के साथ जा पहुंचता था और वो मजे से कुल्फी खाते थे या मूंगफलियां जेब में भर के चल पड़ते थे। और तुम्हारा बाप कुछ नहीं कहता था उसे? मैंने कहा, घर का खर्च आखिर कैसे चलाता था? पेट तो कुत्ता भी भर ही लेता है। वो बोली, उसने तो कभी गौर ही नहीं किया कि मेरी जरूरियात कैसे पूरी होती हैं। बाजार से एक कपड़ा तक नहीं खरीदा तो मेरे तन पर कपड़े कहाँ से आ गए? उसे मालूम है कि बाप मजबूर है, कमा के कहाँ ले जाएगा। एक मैं ही तो रह गई हूँ उसकी वारिस। मुझे भूखा नंगा तो देख नहीं सकता। शादी के बाद रुखसत हो के मैं उसी के घर नहीं गई, वो इस घर में रहने लगा था। उसने तो मुझे बहुत सब्ज बाग दिखाए कि घर बेचकर पैसा उसे दे दूं तो वो दिन रात एक करके लाख 10 लाख बना लेगा, दुकान से फैक्ट्री खड़ी करेगा और गुलबर्ग में कोठी खरीदेगा। लेकिन यही तो मेरे पास सर छुपाने का आसरा है। मैं मर जाऊंगी लेकिन इसे फरोख्त नहीं होने दूंगी।
जरदाद कुछ तो करता होगा, मेरा मतलब है आखिर पुलिस उसे ही आए दिन क्यों पकड़ लेती है, शेख ने कुछ देर बाद कहा। पहले सिनेमा पर टिकटों की ब्लैक करता था, 2-4 मरतबा पकड़ा गया, मगर मेरा बाप छुड़ा लाया। वो गहरी सांस लेकर बोली। फिर फिल्मी तस्वीरें भी बेचने लगा। फिल्मों के टोटे जो दिखाई नहीं जाते थे, किसी फोटोग्राफर से याराना था, उसके साथ मिलकर ये तस्वीरों का धंधा करता था। उसका चेहरा जरा सी देर के लिए शुरू हुआ, जुए और सट्टे का धंधा करने लगा तो पुलिस वालों से मामला हो गया। इलाके में कोई भी ऐसी वारदात हो जाए जिसमें तफ्तीश किए बिना चारा ना रहे तो वो सब नामी ग्रामी लोगों को बुला के थाने में रौनक मेला लगा लेते थे। किसी ने कबूल कर दिया तो ठीक है, वरना सब की घर जाड़ के वापस कर देते थे। आजकल पुलिस के लिए बत्ता वसूल कर रहा था और मुखबरी भी करता था। मेरे दिल पर एहसास से मुलामत का बार उतर गया। शायद शेख ने भी मेरी तरह खुद को बरी जिम्मा महसूस किया होगा कि उसकी कोताही से कोई शरीफ मेहनत करके रोजी कमाने वाला गरीब आदमी नहीं मारा गया। इस राह पर जरदाद चल रहा था, उसकी मंजिल यही जिल्लत की बहुत हो सकती थी। उस खुद साख्ता वकील ने जरदाद को कत्ल करने से पहले जो कुछ कहा था वो सब झूठ था।